हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन का ग्राफिकल मेथड। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ एडिशन में एनालिटिकल मेथड। यानी कि आज अपन कुछ डेरिवेशन सीखेंगे कि अगर कभी ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं हो तो फिर भी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाए। मान लो ग्राफ आपको नहीं बनाना हो या ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं हो तो फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, ये अपने आज का टॉपिक है। 3 लॉज अपन ने पढ़े थे लास्ट क्लास में रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और अगर 2 वेक्टर से ज्यादा का रिजल्टेंट निकालना है तो पॉलीगन लॉ, जिसको बोलते थे हेड टेल मेथड। तो आज अपन अपने ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के लॉ पे बेस्ड डेरिवेशन करेंगे, उस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? एनालिटिकल मेथड। किसका? वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ? ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। मैं अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं? इसका रीजन है बिकॉज ये दोनों लॉज में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? जब आपको 2 वेक्टर्स गिवन होते हैं और आपको दोनों का क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है, तो आप उस केस में क्या लगाते हो? या तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। बस दोनों के डायग्राम यानी कि ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस अपन शो करते हैं, बाकी तो सब सेम है। मान लो ये आपके 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करते थे उस केस में? सबसे पहले आप बोलते थे भाई पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, और उसके बाद जो ये बीच में वेक्टर जाएगा, ये डायगोनल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ये तो था पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता था कि यहां से एक वेक्टर गया, इसकी हेड से दूसरा वेक्टर चालू हुआ, तो फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब यार ये चीज, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही तो है, इनका डायरेक्शन सेम है ना? इसमें भी आप एरो ऊपर लगा दो, और पैरेललोग्राम है तो इन दोनों की लेंथ भी बराबर है। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ तो एक ही बात है। इसलिए जो आप डेरिवेशन करेंगे वो दोनों के लिए ही वैलिड है, वो दोनों के लिए ही क्या है? वैलिड है। क्लियर? तो स्टार्ट करें डेराइव करना। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए अपने को एक पैरेललोग्राम को अज्यूम करना पड़ेगा। डायरेक्टली पैरेललोग्राम अज्यूम नहीं किया जाता। सबसे पहले अपन 2 वेक्टर्स अज्यूम करेंगे, 2 को इनिशियल वेक्टर्स, और उनके बीच में एक एंगल मान लेंगे जैसे थीटा। तो मान लेते हैं कि आपका एक वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इससे कोई भी एंगल पे जा रहा है, ये आपका दूसरा वेक्टर है। क्लियर? अब आपको इनका क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड को भी निकालना है। मान लो ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर। इस वेक्टर की जो लेंथ है, ये लेंथ है कितनी? ए, और इस वेक्टर की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है बी। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी बताना है और उसके मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करना है, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये अपन ने इसके लाइन एक पैरेलल बनाई, ये अपन बोले कि भाई वेक्टर ही पैरेलल बना दिया, और एक वेक्टर अपन ने यहाँ पे पैरेलल बना दिया। ये सबसे पहले तो आपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मान लो बीच में से जा रहा है, और उस वेक्टर को आपने एक सिंबल दे दिया विच इज आर वेक्टर। और इस वेक्टर की जो लेंथ है, इतनी बड़ी लेंथ, इस वेक्टर को आप क्या, इसकी लेंथ को आप क्या बोलोगे? इस वेक्टर की आप लेंथ को बोलेंगे कैपिटल आर। जैसे ए वेक्टर की लेंथ है ए, बी वेक्टर की लेंथ है बी, वैसे ही इस वेक्टर की जो लेंथ है वो है आर। तो अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं अब वो कर रहे हैं एक तो कैपिटल आर यानी कि आर वेक्टर की लेंथ को निकालने का, और फिर इसके डायरेक्शन को निकालने का। देखो बहुत इजी है। डेरिवेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं
सबसे पहले यहां एक नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ये आपका मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, वेयर आपने क्या क्या अज्यूम करा, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर से डिनोट हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या अज्यूम करा, ए डी वेक्टर जो है वो किससे डिनोट हो रहा है, कैपिटल बी वेक्टर से डिनोट हो रहा है। और ये जो डी ए बी ये एंगल है पूरा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, एंगल डी ए बी कितना है, ये एंगल है थीटा। क्लियर यहां तक? ये आपके पैरेललोग्राम के अजम्पशंस हो गए। क्लियर? अब अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये जो एडी है वो बीसी के बराबर होगा और ये जो एबी है वो सी डी सी के बराबर होगा, है ना। तो यहां पे अपन लिख देंगे देयरफॉर के बाद ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। आप चाहो तो दोनों पे वेक्टर भी लगा सकते हो, बिकॉज ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स कौन होते हैं, जिनकी लेंथ बराबर होती है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो आप वेक्टर का सिंबल भी यहां यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड साथ में दूसरी चीज, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? अब आपने इसको अगर कैपिटल ए माना है तो ऊपर वाला भी कैपिटल ए बन गया, क्योंकि आप इनको इक्वल बोल रहे हो। इसको कैपिटल बी माना है तो ये वाला भी कैपिटल बी बन गया, क्योंकि आप इक्वल बोल रहे हो। तो ये हो गया कैपिटल ए वेक्टर और ये हो गया कैपिटल बी वेक्टर। क्लियर यहां तक? इजी है बहुत। अब एक काम करते हैं अपन, इस ए बी वेक्टर को आगे एक्सटेंड करते हैं और इस सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या होगा कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड ए बी वेक्टर टू पॉइंट ई सच दैट सीई क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए। इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है भाई यहां तक? इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको परपेंडिकुलर बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आया इतना समझ में? अभी तक तो अपन ने डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, उसको आगे यूज करा डायग्राम के लॉजिक को, यानी कि पैरेललोग्राम को, और फिर एक कंस्ट्रक्शन करा। अब आते हैं किस पे, इन ट्राइंगल सी बी ई। इन ट्राइंगल सी बी ई, ये जो सी बी ई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है ना। अच्छा, अगर ये एंगल 90 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल थीटा है? सोचो जरा, आप दिमाग लगाओ, ये एंगल थीटा है क्या? मैं बोल सकता हूं क्या? यस, मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो एडी लाइन और फिर देखो बीसी लाइन और नीचे गई ट्रांसवर्सल, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसलिए ये एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा, है ना। इन ट्राइंगल दिस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, किसके इक्वल, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन लिख सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपके पास ये एंगल आ गया थीटा। अब क्या इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का लॉजिक लगा सकता हूं? लगा सकते हैं भाई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज सीई अपॉन में हाइपोटेन्यूज बीसी। बीसी क्या है आपका, बीसी है आपका बी वेक्टर, जिसकी लेंथ आपने क्या ले रखी है, बी वेक्टर की लेंथ आपने ले रखी है कैपिटल बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कैपिटल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज कैपिटल बी। ये ध्यान रखना,
ठीक है, तो अब जो सीई है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बी सी मुझे पता है। कितना? इसकी लेंथ है कैपिटल बी। तो क्या ये कैपिटल बी इधर शिफ्ट हो सकता है और इससे सीई की वैल्यू आ सकती है? यस, ये अपनी सीई की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा के साथ अप्लाई कर दूं कॉस थीटा, अगर मैं अप्लाई कर दूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अप्लाई करने से क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीई अपॉन में बी सी। ठीक है, तो बीई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बी सी तो पता है। बीई को तो मैंने कॉपी कर दिया, क्लियर, क्योंकि बेस मुझे पता नहीं है। बी सी यानी कि बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल बी, तो ये कैपिटल बी यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे बीई की लेंथ कितनी आ जाएगी? कैपिटल बी कॉस थीटा। क्लियर यहां तक? तो अब आपके पास ये साइड भी आ गई और ये साइड भी आ गई। तो अब क्या ये पूरी लेंथ आप निकाल सकते हो? ए से लेकर ई तक निकाल सकते हो भाई। नाउ ए ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बीई, सो देयरफॉर ए ई क्या निकलेगा? ए बी जो है यानी कि ए वेक्टर जो है उसकी लेंथ है कैपिटल ए, तो आप यहां लिख दो ए बी की जगह कैपिटल ए, और बीई की लेंथ कितनी है? ये रहा बी कॉस थीटा। ये आपका ए ई आ गया है, यानी कि ये पूरी लाइन आ गई है। अब आ जाओ आप बड़े वाले ट्राइंगल पे। कौन सा है बड़ा वाला ट्राइंगल? ए सी ई। सबसे बड़े ट्राइंगल पे दिमाग लगाएंगे अब। इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्शन करा है। एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है ए सी ई बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इस बड़े ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए से ई तक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सीई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इन सब में इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। ए सी यानी कि आर वेक्टर, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल आर। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो कैपिटल आर का स्क्वायर। ए ई की ये रही वैल्यू, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और सीई की वैल्यू क्या है? ढूंढो, ये रही। सीई की वैल्यू है बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब क्या ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर किया जा सकता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर सकते हैं भाई, है ना? तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके बीच में कॉपी कर लेना। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और प्लस आगे वाली टर्म क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जब अपन ने ये स्क्वायर करा तो आपको पता है कौन सी एंटिटी लगी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये टर्म और ये टर्म, इन पे फोकस करो। इनमें बी स्क्वायर कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। बी स्क्वायर जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉमन निकाल लो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अपने आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
दैट इज ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। उस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से। लास्ट आप क्या कर सकते हो, यहां पे बस इतना सा एक स्टेप और बढ़ा लो कि स्क्वायर हटा के क्या लगा सकते हो, रूट लगा सकते हो। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, वो चाहे किसी भी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो, चाहे थीटा 0 डिग्री हो, 10 हो, 20 हो, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, लेंथ को फाइंड कर सकते हो। ये आपका पहला डेरिवेशन हो गया लेंथ फाइंड करने का। अब दूसरा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। ये जो आपका आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर, इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। देखो ढंग से, यहां पे जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल मैं नाम दे देता हूं अल्फा। क्या दे देता हूं, अल्फा। तो बचा जो ऊपर वाला एंगल है, उस एंगल का मैं नाम दे दूंगा बीटा। दो एंगल दे दिए। ये आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा और बी वेक्टर से बना रहा है बीटा। तो अगर आप ए वेक्टर से उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे, और बी वेक्टर से डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो बीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगा लो, बहुत इजी है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, लगाओ दिमाग, tan अल्फा का लॉजिक लगाओ। देखो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ए सी ई, जिसमें आपने पाइथागोरस लगाया था। अभी तक इसी ट्राइंगल पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए सी ई, इस ट्राइंगल में अगर मैंने आपको बोला कि tan अल्फा क्या होगा, तो आप बोलोगे tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan अल्फा होता है सीई अपॉन एई। परपेंडिकुलर है सीई और बेस है एई। सीई की लेंथ कितनी है भाई, यहां पुट करी थी, देखो सीई की लेंथ बी साइन थीटा, सीई की लेंथ थी बी साइन थीटा। और एई की लेंथ कितनी है, एई की लेंथ है कि ये कैपिटल ए में बीई को जोड़ दो, जो कितना आया था, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है आपके tan अल्फा की वैल्यू, यानी कि ये आपका डायरेक्शन हो गया किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। और ये डायरेक्शन इसने किसके साथ बनाया, नीचे वाले वेक्टर के साथ बनाया। अब अगर मुझे कभी ऊपर वाले वेक्टर के साथ डायरेक्शन निकालना हो तो उस केस में मुझे चाहिए tan बीटा का फॉर्मूला, है ना। तो tan बीटा का फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत इजी। इसमें क्या करना है, जहां बी ए ये है ना, बी को ए बना दो और ए को बी बना दो। जहां बी दिख रहा है वहां ए लिख दो, जहां ए दिख रहा है वहां बी लिख दो, बस खत्म। इतना सा फॉर्मूला है। जहां बी था वहां ए कर दिया और जहां ए है वहां बी कर दिया। ये आपका फॉर्मूला हो गया दूसरा एंगल निकालने का। इजी है बहुत। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो। ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकाला है अपन ने, मैग्नीट्यूड, और ये क्या निकाला है उसका डायरेक्शन। तीन फॉर्मूले अपन ने डिराइव करे, एक मैग्नीट्यूड का और दो डायरेक्शन के। ठीक है, इजी है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अभी वीडियो पॉज करेंगे, अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट है इसी को दोबारा सुन लेंगे और एक बार इस डेरिवेशन को खुद से जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पॉज करो और खुद ट्राई करो। देखो अब अपना डेरिवेशन तो हो गया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा करते जाएंगे तो आपकी बहुत ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है और क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है। बहुत इजी है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं। फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स, एक ही बात। मान लेते हैं ये आपके ग्राफ पे ये चार डायरेक्शंस हैं। एक फोर्स आपका लग रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स आपका लग रहा है, अज्यूम करते हैं, इस डायरेक्शन में। ये आपके फोर्सेस हैं। इस फोर्स का जो एंगल है वो एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, और इसका एंगल है 10 डिग्री। ये 10 डिग्री कहां से बना रहा है, ईस्ट से। किसकी तरफ बना रहा है, साउथ की तरफ। ये 50 डिग्री बना रहा है कहां से, वेस्ट, ये ईस्ट के डायरेक्शन से।
है ना, और किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये आपका फोर्स है, मान लेते हैं ए वेक्टर का, और ये है आपका बी वेक्टर। अब आपका जो ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो उसकी लेंथ है वो आपको अज्यूम कर लो गिवन है 6, और बी वेक्टर की आपको जैसे लेंथ गिवन है 8। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि आपको फाइंड करना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको आप ले सकते हो कैपिटल आर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ले सकते हो कैपिटल ए, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैपिटल बी, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैपिटल आर। तो सबसे पहली बात, अभी इस सिचुएशन में हम लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई इनिशियल वेक्टर्स नहीं है और इन दोनों के बीच में क्या एंगल है वो हमको नहीं पता। तो अब मैं इनको को इनिशियल बना सकता हूं, कैसे? पैरेलली वेक्टर्स को शिफ्ट करके। क्या मैं ये वेक्टर यहां से उठा के सीधा सीधा यहां लाके रख दूं? यस, लाके रख सकते, है ना। तो अगर मैंने ये लाके रख दिया तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, यानी कि ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री एज इट इज सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस हिसाब से आपका जो डायग्राम है वो अब क्या बनेगा? एक्चुअल डायग्राम आपका ये बनना चाहिए। यहां पे आपका है एक वेक्टर ए वेक्टर और यहां आपका दूसरा वेक्टर है विच इज बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू मुझे पता है, ऐड करके मैं निकाल सकता हूं विच इज 60 डिग्री। जब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस बार अपन डायरेक्टली निकाल लो, बिकॉज अपन तो एनालिटिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड तो ऑलरेडी हो चुका है। अब एनालिटिकल मेथड में आपने डेरिवेशन क्यों किया? आपने डेरिवेशन इसलिए किया ताकि आप इन गिवन वैल्यूज को यूज करके डायरेक्ट आंसर निकालो। हर बार डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं हो, तो आप डायरेक्टली कर लो सॉल्व। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2ab, a है 6, b है 8 और cos थीटा यानी कि cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। थीटा की जगह 60 पुट करेंगे तो cos 60 कितना होता है? 1/2। ये कट गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें। 6 8 जा 48, इनका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 100। 100 प्लस 48 कितना आया? ये आया स्क्वायर रूट में 148। तो क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूं? 148 के ऑब्वियसली आप फैक्टर्स कर सकते हो। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 74, फिर और 2 से काटोगे तो आ जाएगा 37। तो आप रिजल्टेंट वेक्टर को 2√37 भी लिख सकते हो। अब मान लो इनकी जो यूनिट है, क्योंकि अपन फोर्स की बात कर रहे हैं, ये है न्यूटन, तो फाइनली आप इसमें भी क्या लिख दोगे? न्यूटन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है? एक और चीज मान लेते हैं, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स के साथ उसका डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, अब अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना है तो फिर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये अल्फा जो है ये कहां बनेगा? ये बीच में से रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है, यहां पे बनेगा अल्फा। इस वेक्टर के साथ एंगल को मान लेते हैं अल्फा। क्लियर? इसको अपन ने मान लिया अल्फा। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप यहां पे जो है सिंबल्स ऐसे ही यूज करो। फॉर्मूले में अपन ने अल्फा डिराइव करा था, इसलिए अपन यहां अल्फा यूज कर रहे हैं। आप अल्फा की जगह ऑब्वियसली कुछ और भी सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे फाई लगा दिया, गामा लगा दिया। सिंबल से मैटर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसमें डेरिवेशन में नीचे आया था ए वेक्टर और यहां पे आया था बी वेक्टर। तो इस हिसाब से अपने tan अल्फा की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी?
tan अल्फा का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? tan अल्फा का फॉर्मूला लिखा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला था किसका? tan अल्फा का। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? a b और थीटा तीनों को अप्लाई कर दोगे। ठीक है, करें अप्लाई। a b और थीटा तीनों को अप्लाई कर देंगे। तो भाई b साइन थीटा, b साइन, b क्या है? b क्या है? b क्या है? b है 8। ठीक है, b क्या है आपका? 8। इसको अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन। तो बिल्कुल चीज मैच कर जाएगी। b की जगह 8 मल्टीप्लाई में साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है अपना 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू कॉस थीटा। तो ये इससे कट जाएगा, यहां आ जाएगा 4। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो मेरा tan अल्फा क्या निकल रहा है? ये आ रहा है 4√3/10। कैंसिल आउट करो तो ये हो गया 2√3/5। क्या आ गया भाई? 2√3/5। ठीक है, 2√3/5 ये मेरे tan अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगा? अब मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहां पे एक काम करते हैं, मेन डायग्राम इसी को बना लेते हैं। ये बीच में आपका एंगल कंप्लीट एक साथ मेंशन कर लेते हैं, विच इज 60 डिग्री। ठीक है, और यहां से कहीं रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा होगा जिसने एंगल क्या बनाया है? अल्फा बनाया है। ये एंगल अल्फा है। तो इससे आपके पास क्या आ गई वैल्यू? अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? अल्फा की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स 2√3/5। tan इनवर्स 2√3/5। अब यहां अपन ने ऐसी क्यों वैल्यू निकाली? क्योंकि tan अल्फा इक्वल टू 2√3/5 ये वैल्यू ऐसी है जो टेबल में आपने नहीं पढ़ी। टेबल में आपने 0, 30, 45, 60, 90 पढ़ा है। 2 एंगल्स और मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए थे। कौन कौन से? 37 और 53। लेकिन ये उनमें से किसी से मैच नहीं करती है ये वैल्यू। ये यूनिक वैल्यू है। इसकी आपको एग्जैक्ट एंगल नहीं पता क्या होगा तो आप इस tan को उधर भेज के tan इनवर्स बना दोगे। ये क्या बन गया? ये अल्फा बन गया। यानी कि आपके इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन बन गया। क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बन गया। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन और ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो अपन ने जो वैल्यूज ली है उनसे क्या हुआ? अपना आंसर आ गया लेकिन रूट की फॉर्म में आया। क्लियर? तो हो सकता है आपकी वैल्यूज ऐसी ही आपको मिले या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इजी वैल्यूज मिल जाए जिसमें आपका यहां भी प्रॉपर आंसर निकल जाएगा और यहां भी प्रॉपर निकल जाएगा। लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है। इजी वैल्यूज को तो आप खुद भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन ऐसी टिपिकल वैल्यूज आ जाएगी तो फिर उस केस को समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। इजी है, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 फोर्सेस हैं जिनका आपको रेशो गिवन है। मान लेते हैं कि आपके जो 2 फोर्सेस हैं वो क्या हैं? वो है A और B। ठीक है, पहला फोर्स है आपका F1 फोर्स जो है A वेक्टर। दूसरा फोर्स है आपका F2 फोर्स जो है B वेक्टर। A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है A, B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है B। अब आपको A और B का रेशो गिवन है 3:4। इससे आपका A हुआ 3x और B हुआ क्या? 4x। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। A और B का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना गिवन है? 14। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब आपको ये 4 चीजें पता है। अब अगर ये 4 चीजें पता है आपको तो आपको क्या करना है? ये दोनों फोर्सेस यानी कि F1 और F2 इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। यानी कि ये कितने अमाउंट में अप्लाई हो रहे थे। एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। आपको दोनों फोर्स का रेशो दे रखा है,
उनके बीच का एंगल दे रखा है और उन दोनों फोर्स से जो रिजल्टेंट फोर्स आया उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो अब आपको वो दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस की ये वैल्यूज निकालनी है, ये फाइंड करनी है आपको, ए और बी की वैल्यू, इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपनी ये जो चार चीजें हैं इससे फॉर्मूला लगाते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। करें अप्लाई। आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर 16x स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा, थीटा है 60, कॉस 60 होता है 1/2। ये दोनों कट गए। ठीक है भाई, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको आगे सॉल्व करें। 196 ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो 196 इज इक्वल्स टू 37x स्क्वायर। इससे x स्क्वायर आया 196/37, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 196/37। 196 का अंडर रूट होता है 14 और अपॉन में है √37। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन ही एंड होने वाला है। अब तो कैसे होने वाला है, अब आप सीधा सीधा यहाँ पे a और b निकाल लो। a क्या था आपका 3x और b क्या था आपका 4x, तो 3x करो, 3 टाइम्स करो, तो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा 42/√37, और 4x 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा 56/√37। ये आपके a और b की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और अगर ये फोर्सेस हैं तो आप इसमें यूनिट लगा देना न्यूटन, और क्वेश्चन में भी रिजल्टेंट पे यूनिट होनी चाहिए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है कि आप यूनिट भी जरूर लिखो, नहीं तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी तो कंप्लीट ही नहीं हुई। सबको पता है ये चीज, है ना। तो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 25। 2 वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है भाई, मैक्सिमम रिजल्ट आता है जब वो दोनों स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हो, तो मैक्सिमम रिजल्ट आता है। और मिनिमम रिजल्ट है 5। मिनिमम रिजल्ट कब आता है, जब एक इधर हो और एक इधर हो, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों दोस्त है, पावर बढ़ाएंगे, यानी कि रिजल्ट को बढ़ा के देंगे। और जब दोनों आमने सामने आएंगे तो दोनों दुश्मन हो गए, तो पावर गिरा देंगे, यानी कि रिजल्ट को गिरा देंगे। ठीक है, तो जो आपके 2 वेक्टर्स हैं, एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट द टू वेक्टर्स बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपके 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। ठीक है, और जो थीटा है वो उनके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम पे आते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर दोगे, वो है 25। मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम मिलेगा जब आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो है 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30, इससे ए निकल गया 15। अच्छा, अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने से ए कट जाएगा, बी और बी ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ बी, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो 20, तो उससे बी क्या निकलेगा 10। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए को आप फर्स्ट में पुट कर देते तो बी 10 आ जाता, एक ही बात है, दोनों करेक्ट है। ये कौन सा मेथड बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, मतलब आपके पास दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ गए। अब आते हैं किस पे, आपके रिजल्टेंट पे। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, रिजल्टेंट। एंगल है इनके बीच में कितना 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए
आप फॉर्मूला लगाते हो विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही लगाते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, रिजल्टेंट आ रहा है, करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 225 प्लस 100 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा है 60 डिग्री है ना, और कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो अब क्या करेंगे, अब अपन ये दोनों 2 को काट देंगे, ये कट गए, ये हो गया आपका 325 और ये हो गया 150। रूट के अंदर आ जाएगा 325 और प्लस करेंगे 150, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 475। रूट के अंदर क्या आ गया भाई, रूट के अंदर आ गया है 475। ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो ट्राई करके देखना, 5 से काट के देखना, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। नहीं हो पाया तो ये आपका आंसर है ही ऑलरेडी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप सब कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करना वो सेल्फ करेंगे। थर्ड पार्ट अब निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहां एंगल बना है अल्फा। अब आपको अगर डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे। tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें b, a और थीटा तीनों को अप्लाई कर दो, तीनों को अप्लाई करने से आपके पास tan अल्फा आ जाएगा। यहां करते हैं सॉल्व, करें आगे, कंटिन्यू करें। देखो b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह आप लिखोगे जो उसकी वैल्यू है, क्या है b की वैल्यू 10, थीटा है आपका 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है √3/2, a की जगह 15, b की जगह 10 और cos 60 1/2। ये इससे कट गया, यहां आ गया 5, ये इससे कट गया, यहां आ गया 5, तो ये हो गया 5√3 और अपॉन में आ जाएगा 15 प्लस 5 विच इज 20। ठीक है, ऐसा ही आएगा, सही है भाई, यही आएगा। अब इसको आगे कैंसिल आउट करते हैं, ये हो गया नीचे 4, तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई, क्या ये tan अल्फा की वैल्यू ये आ गई √3/4। तो अब अगर ये वैल्यू tan अल्फा की √3/4 है, तो यार ये वैल्यू तो टेबल में होती ही नहीं है। अगर √3 होता, सिर्फ 4 नहीं होता, तो tan अल्फा इक्वल टू √3 मैं लिख देता 60 डिग्री, लेकिन √3/4 टेबल में मैंने नहीं पढ़ा। हो सकता है टेबल में कोई एंगल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन हो, उससे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, लेकिन आपको अभी तो वैल्यू नहीं पता। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, इस tan को उधर ट्रांसफर कर दोगे और आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स √3/4। ये क्या है, ये है आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन आ गया, दैट इज अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत। तो अब क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले दो इक्वेशन से इंडिविजुअल वेक्टर्स निकाले, फिर उससे रिजल्टेंट वेक्टर निकाला और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल दिया। और अब आप चाहो तो आप जितनी बार अपन tan अल्फा लगा रहे हैं, आप उन सबकी जगह tan बीटा भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। फॉर्मूले में a और b की शक्लें बदल दो, b की जगह a कर दो, a की जगह b कर दो, तो आपका tan अल्फा की जगह tan बीटा हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, वो भी करेक्ट है। क्लियर, इजी है बहुत। तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, इसे डिस्कस करेंगे ढंग से। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो आपको कितना गिवन है, वो गिवन है 20 न्यूटन। दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम कितना गिवन है, 20 न्यूटन। मान लेते हैं
कि जो दो फोर्सेस हैं वो है F1 और F2। लेट द टू फोर्सेस बी F1 एंड F2। ठीक है, तो F1 वेक्टर यानी कि A वेक्टर, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, ठीक है, और F2 वेक्टर को ले लेते हैं B वेक्टर। A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब मैं यहां आता हूं मेरे गिवन पे, गिवन लिखता हूं, ये मेरा अजम्पशन हो गया। गिवन है दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उसका सम कितना है, उसका सम है 20, और जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना है 16 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का भी अजम्पशन कर लेते हैं। लेट आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट फोर्स, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है, वेयर आर का जो मैग्नीट्यूड है उसे अपन ले लेते हैं कैपिटल आर। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप गिवन में क्या लिखोगे, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है कितना 16 न्यूटन। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। रिजल्टेंट इज यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कुछ भी बोल सकते हो। रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, यानी कि दो फोर्स में जो छोटा फोर्स है उसके साथ रिजल्टेंट ने एंगल बनाया है 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, अल्फा को 90 डिग्री मान लेते हैं। अब अल्फा क्यों मान रहे हैं, देखो ये बात आपको डायग्राम से समझ आएगी। ये मान लो आपका एक फोर्स है, ये आपका दूसरा फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बीच में लग रहा है, और ये जो छोटा वाला फोर्स है इसके साथ एंगल बन रहा है 90। ये है इस क्वेश्चन की लास्ट की लैंग्वेज। रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स के साथ इसने जो एंगल बनाया है वो है 90 डिग्री, इसलिए आपने अल्फा को क्या ले लिया 90, क्योंकि अपन ने अभी तक इस तरीके के डायग्राम्स पढ़े हैं जिसमें ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, ये ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे अपने अल्फा को क्या ले लिया है 90 डिग्री। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा वाइड हो गया, ये समझ लो, बात अभी भी वही हो रही है, पैरेललोग्राम लॉ ही लगेगा, फॉर्मूला भी वही लगेगा, बस डायग्राम थोड़ा सा शेप बदल गया उसका। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड भी तो लिखें, फाइंड करने हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। जो दो फोर्सेस है F1 F2 उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A और B निकालना है। F1 है A वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है A, F2 है B वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है B। आपको A और B को फाइंड करना है, ये क्वेश्चन का अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर यहां तक, टू फाइंड भी लिख दिया, ये डायग्राम भी बन गया। तो यार सबसे पहले एक काम करें, tan अल्फा ही क्यों नहीं लगा देते। tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और थीटा क्या होता है, दो जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनके बीच के एंगल को थीटा बोला जाता है, और अल्फा इस छोटे वाले एंगल को बोला जाता है। अच्छा, अब tan अल्फा की जगह मैं लिख देता हूं tan 90। ठीक है, tan 90। b की जगह b तो मुझे पता ही नहीं है, साइन थीटा, थीटा भी मुझे पता नहीं है, कहीं भी नहीं दे रखा, अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अच्छा, tan 90 क्या होता है, सबको पता है tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। नहीं पता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये तो 10th क्लास का टॉपिक है। tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है इंफिनिटी। tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। क्लियर, ये इंफिनिटी का मतलब होता है। तो अगर tan 90 इंफिनिटी है, इसका मतलब मैं इसकी जगह 1/0 लिख सकता हूं, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जब भी आप, सुनना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन देखो तो डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। हमेशा जब भी 1/0 आ जाए तो डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो। इससे आपके पास b cos थीटा की वैल्यू आ गई, विच इज माइनस का a।
बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई विच इज माइनस का ए, और ये एक इक्वेशन बन गई। बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का ए। ठीक है, आ गई ये वैल्यू। अब इस वैल्यू का कहां यूज आएगा? इस वैल्यू का यूज आएगा रिजल्टेंट वेक्टर के केस में। अभी तक आप नोटिस करो, आपने अभी तक रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट फोर्स का कोई फायदा नहीं उठाया। अभी तक आपने सिर्फ एक चीज का फायदा उठाया विच वॉज अल्फा। 90 डिग्री का फायदा उठा के ये इक्वेशन बन गई। तो और भी तो कुछ गिवन है, रिजल्टेंट वेक्टर भी तो गिवन है, तो उसका भी तो फायदा उठा सकते हैं। करें, देखो उसको सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये b कॉस थीटा किसके बराबर है? ये है माइनस के a के बराबर। तो मैं b कॉस थीटा की जगह माइनस का a लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का a। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस का 2a स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर का क्या करूं? यहां आर का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256। ये कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। अब मैं इसका क्या करूं? इसमें मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप, मैं इसमें क्या लगा देता हूं? आइडेंटिटी। अब क्या करें भाई? अब अपन पॉज करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। मैं आपको रब कर रहा हूं ये, क्योंकि इसका काम अब हो चुका है ना। अब अपन आगे बढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। आप इस इक्वेशन को भी अप्लाई कर चुके हो, फिर भी एक बार के लिए छोड़ देते हैं, है ना। यहां करते हैं सॉल्व। 256 इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी माइनस ए। सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी लगाइए। अब मैं यहां अगर लिख दूं यूज इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहां b प्लस ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? 20 पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा? 20 पुट कर दूंगा। तो 20 पुट करूंगा तो उससे मेरे पास b माइनस ए की वैल्यू आ गई 256 डिवाइडेड बाय 20। 256 डिवाइडेड बाय 20। अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूं। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो इससे मेरे पास b माइनस ए की वैल्यू आ गई विच इज 64 अपॉन में 5। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, वैसे आपको इसको 2 बना देना चाहिए था, इसको बनाते आप 3, क्योंकि इक्वेशन 1 तो आप गिवन में ही मार्क कर चुके, तो चेंजेस कर लेना, है ना। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है। इससे आप a और b कैसे निकालोगे? आप एक काम करो, इन्हें कर दो ऐड। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ऐड करने से a कट जाएगा, b और b a ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b। तो ये हो गया 20 प्लस 64 अपॉन 5। 20 प्लस 64 अपॉन 5। ठीक है, एलसीएम ले, ये हो जाएगा 100 प्लस 64, 164 अपॉन 5। 2b इज इक्वल टू 164 अपॉन 5। 2 से काट देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 82 अपॉन 5। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 82 अपॉन 5। ये b की वैल्यू है। अब आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके a निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, है ना भाई, निकाल सकते हैं, इजी है बहुत। और आप चाहो तो b को यहां भी पुट कर सकते हो, दोनों चीजें करेक्ट है। तो अब यहां करें आगे सॉल्व, पॉज करके कॉपी करेंगे सब लोग। यूज इक्वेशन 4 इन 1, 4 यानी कि ये, ठीक है। b की वैल्यू को पुट कर दो, तो पुट करने से a प्लस 82 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? इज इक्वल टू में 20 आएगा। तो a इज इक्वल्स टू 20 माइनस 82 अपॉन 5। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 82 अपॉन 5। कितना हो गया? ये हो गया 18 अपॉन 5। तो जो आपके दो फोर्सेस थे, एक F1 एक F2, जिसको आपने A और B लिया, आपने उन दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल दिए। लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स क्या है 82/5 न्यूटन, 18/5 न्यूटन। ये इंडिविजुअल फोर्सेस के क्या आ गए हैं, मैग्नीट्यूड आ गए हैं। क्लियर, इजी है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इजी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें अपन ने पहली बार अप्लाई करी है ना, ऐसी चीजें आपने पहली बार अप्लाई करी, तो ये चीज क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। तो पॉज करेंगे और खुद से जरूर ट्राई करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। अब देखो, इसी क्वेश्चन को क्या अपन कोई इजी मेथड से कर सकते थे। आपने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, अल्फा का यूज करा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लॉजिक लगाया, लेकिन आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका कुछ इजी मेथड अपन अगर सोचे तो क्या ये इजी मेथड अपन बोल सकते हैं कि सुनो ढंग से, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 20 न्यूटन। दो फोर्सेस का टोटल 20 न्यूटन है। ये बात समझ आती है कि अपन ने गिवन एक इक्वेशन सही बनाई थी। ये भी बात समझ आती है कि आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सही लिखा और ये जो एंगल है ये भी सही बनाया। लेकिन इसके बाद जो ये अल्फा का यूज निकाला वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा लॉजिकल भी हो गया, है ना। तो अपन कुछ इजी मेथड अगर ढूंढे तो सुनना ढंग से, क्या ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर आपका ये हो और बी वेक्टर आपका ऐसा कुछ बने, ये आपका बी वेक्टर बने, ठीक है। तो अगर ये आपके ए और बी वेक्टर्स हैं, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर ने छोटे वाला वेक्टर यानी कि इस ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है, विच इज 90 डिग्री। तो यार ये तो डायरेक्टली ही राइट ट्राइंगल को क्रैक कर रहा है, ये तो डायरेक्टली ही राइट ट्राइंगल को क्रैक कर रहा है। और ये चीज पैरेललोग्राम के डायग्राम में भी दिख रही थी, अपन ने इतना सोचा ही नहीं। देखो, ये आपने पैरेललोग्राम का केस कर दिया था, यही किया था आपने, है ना, कि इस केस में आपने क्या किया था, रिजल्टेंट वेक्टर को आपने छोटे वाले के साथ 90 डिग्री बनाने की कोशिश करी थी, तो कुछ ऐसा बना दिया था और ये दूसरा वेक्टर था। तो यार ये वेक्टर जब आप पैरेलली डिस्प्लेस करके उठा के यहां रख दोगे तो ऐसा ट्राइंगल ही तो बनेगा। इस वेक्टर को उठा के यहां रख दोगे तो ट्राइंगल ही तो बनेगा। तो ये तो राइट ट्राइंगल का डायरेक्ट केस हो गया, ये तो डायरेक्ट केस हो गया राइट ट्राइंगल का। तो आप इसमें सीधा ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर, बी माइनस ए, बी प्लस ए। यानी कि मैं डायरेक्ट ही यहां पहुंच जाता। कहा वो मैंने tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के इक्वेशंस क्रिएट करा, इन्फिनिटी पे दिमाग लगाया, वो जरूरत ही नहीं थी उन सब की। सीधा आप यहां पे क्या करोगे, इस गिवन को पुट कर दोगे 20 और इसको नीचे ले जाओगे। 256 डिवाइड बाय 20, बी माइनस ए, बी माइनस ए की वैल्यू 4 से कैंसिल आउट करो, 4 6 64, 4 4 16, ये आपकी देखो वैल्यू, वही इक्वेशन वापस आ गई। कितनी सी वर्किंग हो गई। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी एक वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, या फिर जब दो गिवन वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बना रहे हो, तो वो क्वेश्चन ट्राइंगल लॉ से बहुत इजी हो सकता है। वहां पैरेललोग्राम के लॉजिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी एक वेक्टर के साथ 90 बना रहा हो या दो गिवन वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बना रहे हो, तो ट्राइंगल लॉ पे ही आप पहले दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बहुत जल्दी क्रैक कर दोगे। हो गया है, इजी है ना। तो आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखने में तो देखो बहुत छोटा है, देखते हैं सोल्यूशन भी इसका उतना ही छोटा है। लगाओ दिमाग। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। सबसे पहला कंफ्यूजन जो होता है, अपन ये सोच लेते हैं कि ये दोनों तो इक्वल है। नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो बेसिक मैथ्स की बात करें, अगर बेसिक मैथ्स की, ये मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस होता है। तो अगर आप 2 और -3 का मॉड्यूलस करते हो
तो क्या वो मॉड्यूलस 2 और मॉड्यूलस -3 के बराबर आता है? नहीं, ये आता है -1 का मॉड्यूलस 1, ये आता है 2 + 3 5, कहीं से भी बराबर नहीं है। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपने ग्राफिकल मेथड में सबसे पहली चीज सीखी थी ट्राइंगल लॉ में, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर वेक्टर। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्लियर, जिसको आप इन्होंने आर की जगह ए प्लस बी की फॉर्म में दे दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर अपन उसी ग्राफिकल मेथड को वापस से ड्रॉ करें तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इनको फाइनली जोड़ने से ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो ये आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या बन गया? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया। सो देयरफॉर ये क्या बन गया? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया, जो मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है। यानी कि ये इक्वेशन अब ऐसी दिखेगी। अब मुझे इससे मतलब है, मुझे इस पे दिमाग लगाना है, तो मैं यहां ये लेता हूं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर। बार बार मॉड्यूलस का सिंबल लगाना पड़ेगा, ऊपर एरो बनाना पड़ेगा, तो कम लिखते हैं ना, ए बी और आर अज्यूम ही कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बन गई? तो अब ये इक्वेशन कोई काम की नहीं रही यार, इसी को 1 बना लो, आपने और इजी कर लिया। अब आ जाओ किस पे? फॉर्मूले पे, जो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिराइव कर लिया था, यही तो डिराइव करा था। क्वेश्चन है फाइंड करो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि थीटा निकालना है। अब यहां से पूरी मेहनत थीटा के ऊपर करी जाएगी। तो अब मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1, आर स्क्वायर की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके, क्योंकि अब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया है। ठीक है भाई, अब क्या किया जाए? अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गए, क्या बचा? ये बचा 2ab इज इक्वल्स टू 2ab कॉस थीटा, 2ab इज इक्वल्स टू 2ab कॉस थीटा। 2ab कट गया भाई। इससे मेरी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब थीटा हुआ 0 डिग्री। यानी कि जो ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो कुछ इस तरीके से आपस में इंक्लाइंड हैं। ये सिचुएशन है ए और बी वेक्टर की। इसी केस में थीटा 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन इसी से बनाए, इसी में देखो चेंज करके एक और क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। कैसे बना सकते हैं? माइन्यूट सा चेंज कर लो। क्या चेंज कर सकते हो आप माइन्यूट सा? क्वेश्चन नंबर 6, यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो, और अब कर दो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो पॉज करेंगे, इसको एक बार खुद जरूर करेंगे, और ये वाला भी ट्राई करेंगे। तो पॉज करो और ट्राई करो। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो दोनों जगह माइनस आ गया है ना? दोनों जगह माइनस आ गया, तो आप ये मत सोचना कि पहले वाले में दोनों जगह प्लस था, अब दोनों जगह माइनस है तो शायद आंसर 0 का 0 ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा सॉल्व करके, क्योंकि अभी श्योर नहीं है कि आंसर 0 आएगा, 90 आएगा, 180 आएगा। ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको एडिशन में ही बताया था। दो वेक्टर्स को अगर कभी भी लिखा हो सब्ट्रैक्ट करना है। एक्चुअली दो वेक्टर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को ऐड कर रहे हो। यानी कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो आप यहां पे ये बात समझ लो कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर का नेगेटिव।
ए वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर का नेगेटिव, इसको बोला जाता है आर वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? आर वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट। जरूरी थोड़ी है कि रिजल्टेंट पॉजिटिव वेक्टर्स को ही ऐड करने से आएगा, समझो बात। रिजल्टेंट का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालना। अब वो दो वेक्टर्स कुछ भी हो, छोटे हो, बड़े हो, सीधे जा रहे हो, उल्टे आ रहे हो, उससे क्या मतलब है? रिजल्ट निकाल रहे हो आप। तो इस बार आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हो किसका? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो अब यहां पे अगर आप अज्यूम करो इसको आर, इसको ए और इसको बी, और आप इस चीज को आपके गिवन में अप्लाई कर दो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब आप इन तीनों चीजों का यूज करो और 1 और 2 में अप्लाई कर दो। तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हटा के शॉर्ट सिंबल लगा दिया, आर इक्वल टू ए माइनस बी बना दिया। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब क्या करना है? अब आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो एक काम करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जो डिराइव करा था उसे लिखते हैं। ये आपका डेरिवेशन है। इसमें वेक्टर्स चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये सब में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, थीटा ए और बी वेक्टर्स के बीच के एंगल को बोला जाता है। तो अब आप यहां पे ये लिख सकते हो, यूज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां पे ये दोनों इन दोनों से कैंसिल आउट हो गए। तो ये आया माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2ab कॉस थीटा। तो अब यार ये 2ab और ये 2ab भी कट गए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1। यार कॉस थीटा -1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। यानी कि यहां पे जो ये दो वेक्टर्स थे ए और बी, इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। पहले वाले में सिचुएशन ऐसी थी, इस बार सिचुएशन बदल गई। इसलिए जो बी वेक्टर पहले सीधा जा रहा था अब वो उल्टा जा रहा है। तो आप माइनस बी की बात कर रहे हो, समझ में आ गया? तो अगर दोनों जगह माइनस आ जाएगा तो थीटा 180, दोनों जगह पॉजिटिव आ जाएगा तो थीटा 0 डिग्री। अब ये क्वेश्चन अगर आपके 1 मार्क में आए तो आप डायरेक्टली आंसर को याद कर लो, और अगर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज में आए तो आपको वर्किंग मैंने बताई दी है ना? तो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। लेट आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ही ये होता है। यहां पे बोला गया कि ये आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या गिवन है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ है। किसका हाफ है? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के वैल्यू की हाफ है, यह आपको गिवन है। तो यार सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फाइंड क्या करना है?
एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार अगर आपका मान लो यहां पे ए वेक्टर है, ठीक है, और यहां पे आपका बी वेक्टर है, यहां पे आपका बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो ऐसे बनेगा? क्या ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा? यस, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 90 डिग्री। आपको बोला गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। मैं यहां पे इस एंगल को अज्यूम कर लेता हूं गामा। मैं इसको थीटा क्यों नहीं मान रहा? जब मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं इसको थीटा क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो को इनिशियल वेक्टर्स के बीच में होता है, यानी कि जो थीटा है वो मेरा यहां पे बनना चाहिए। जब ये ए वेक्टर को मैं पैरेलली आगे शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा बाहर जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोला जाएगा। ये है मेरा थीटा। तो मैं पहले ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहा हूं तो मैं उसको थीटा नहीं मान सकता, लॉजिकली सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल भी थीटा नहीं है। थीटा आपके को इनिशियल वेक्टर्स बनाते हैं इसकी तरह। तो आपको निकालना थीटा है, लेकिन उसके लिए पहले आपको गामा निकालना पड़ेगा। या आप कोई भी और एंगल अज्यूम कर सकते हो जो आपको इजी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास गिवन है ना। आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। कैसे करें? इसके सामने वाली लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली लाइन को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब साइन का यूज करते हैं। साइन गामा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। इससे अगर b को मैं नीचे ले आऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं r अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो यहां मैं r अपॉन बी की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। साइन गामा इज इक्वल टू 1/2, तो गामा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो अब जो लीनियर पेयर से बचा हुआ थीटा होगा जो आपको फाइंड करना है वो कैसे निकालोगे? वो होगा 180 माइनस गामा विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो ये है, ये नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये होती है कि अपन यहां पे एंगल निकाल के छोड़ देते हैं जो लॉजिकली बिल्कुल गलत है। ये एंगल कभी भी नहीं बनता है। एंगल हमेशा ऐसे बनता है कि एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर यहीं से चालू हो। ये गलत है, ये सही है। ये आपको फाइंड करना था, इसलिए ये दो लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ये आप लॉजिक बिठा लो दिमाग में, नहीं तो ऐसे कई इजी क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑप्शंस अगर आएंगे तो ऑप्शंस दोनों आएंगे, 30 भी आएगा 150 भी आएगा, तो आप 30 को ही करेक्ट करिए आओगे, है ना। इसलिए वीडियोस को ढंग से देखो, कॉपी बिल्कुल मत करो। जब भी मैं बोलता हूं कि आप खुद से ट्राई करो तो उस बात को सीरियसली लो। आप खुद से जरूर ट्राई करो। कॉपी करने से क्या होगा? उससे आप खुद थोड़ी अटेम्प्ट कर पाओगे। खुद को ट्राई करना बहुत जरूरी है ना। तो इजी है। फिर से मैं आपको वही बात बोल रहा हूं, पॉज करो और खुद ट्राई करो, कॉपी मत करो। ठीक है भाई, होप सो आपने सारे क्वेश्चंस खुद जरूर ट्राई करे होंगे। फिर भी अगर अभी तक नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी वीडियो कंप्लीट करते ही जरूर ट्राई करो। सॉल्यूशंस आपके पास हैं ही, सो देयर इज नो नीड टू वरी मत करो। सॉल्यूशंस हैं, वीडियोस हैं। आप मन करे दोबारा जितनी बार देखो ना, कौन प्रॉब्लम है, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि आप वीडियोस को 2-2 3-3 बार देखो। जितनी बार रिपीट करोगे लॉजिक उतना स्ट्रांग होगा, है ना। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या करा? डेरिवेशंस करे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उससे अपन ने उसके डायरेक्शन यानी कि tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला भी डिराइव करा। पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ पे बेस्ड अपन ने कई अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। तो वीडियो को ढंग से देखें, प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।